nurturing excellence. हेलो एंड वेलकम अगेन टू अबेकस अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में कि फर्स्ट पर्सन जो स्पेस में गया और फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी, ऐसी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। उससे हमने पहले फर्स्ट इन इंडिया सीरीज को स्टार्ट किया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें बीच में हमने देखा चंद्रयान के बारे में, तो उस चंद्रयान के बारे में हम सारा आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जिसको ऑनलाइन बैचेज ज्वाइन करना चाहता है वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट चीज़ क्या होती है कि आप चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। जिन चीज़ों को आप पढ़ चुके हो उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज गेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कंसिस्टेंट रखना। जो नॉलेज गेन करने की जो स्टाइल है उसको कंसिस्टेंट रखना, ये ज़्यादा जरूरी है। परपीचुइटी ज़्यादा जरूरी है चीज़ों में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज़ तो यही कि पहला हमारा इंटरप्लैनेटरी मिशन कौन सा था? मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, पहला लूनार मिशन चंद्रयान। और इन चीज़ों के बारे में हम आज ही डिस्कस करेंगे, चंद्रयान के तीनों मिशन। ठीक है, इसके बाद में देखो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट कौन सा था? सिंगापुर। इसके बाद में स्टार्ट करते थे फर्स्ट सेंसर कब स्टार्ट हुआ था? 1872 में, और 1881 से डिकेडल सेंसस स्टार्ट हो गया था। हर डिकेड से, हर 10 ईयर से। ठीक है, अगर पहले बायोस्फीयर की बात करें तो नीलगिरी, और पहला नेशनल पार्क बात करें तो हेले नेशनल पार्क, जिसका बाद में नाम क्या कर दिया गया था? रामगंगा नेशनल पार्क। उससे पहले जिम कॉर्बेट, और अभी क्या कर दिया गया है? अभी नाम कर दिया गया इसका रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला इकोड अहमदाबाद में, पहला क्लोन एनिमल समरूपा जो कि शीप थी, पहली रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा, और पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर। ठीक है, इससे आगे चलते हैं और रिवाइज करने का कुछ है क्या रहेंगे। इसके बाद में हमारा इसरो, फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की हमने? खुद के SLV-3 से रोहिणी, और पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975। किसकी हेल्प से? USSR, सोवियत यूनियन। ठीक है, इसके बाद में याद रखें फर्स्ट एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट की बात करें तो कल्पना चावला, और फर्स्ट लेडी टू वॉक इन स्पेस, स्पेस में बाहर निकल के वॉक करने वाली सुनीता विलियम्स। ठीक है, पहला हमारा क्रूड मिशन जो अभी तक गया नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, पहला क्रूड मिशन जो हमने देखो शेड्यूल है ना, इस साल या अगले साल हम स्पेस में ह्यूमंस को भेजना स्टार्ट करेंगे बाई इंडिया, खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप करके। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्रू, उसके अंदर एक क्रू जाएगा, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट क्रूड मिशन, जिसका नाम है गगनयान। ठीक है, और मिसाइल मैन हमने किसको बोला है? APJ अब्दुल कलाम को। और हमारा जो सोलर मिशन रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? आदित्य 1। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे चंद्रयान के बारे में। तो पहले मून के बारे में थोड़ा सा मैं उनको बता देता हूँ। देखो, द मून अर्थ की ओनली सैटेलाइट है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब नेचुरल प्रोसेस से खुद ही क्रिएट की गई हुई है। ऐसा माना जाता है कि मार्स जितना बड़ा ऑब्जेक्ट कोई हमारे अर्थ से टकराया, जिससे अर्थ का जो मलबा बाहर निकला स्पेस में, जो रिमेन्स रह गए, टुकड़े निकल गए, उन टुकड़ों से क्या बना है बाद में? मून। ठीक है, जिसकी डायमीटर कितनी है? 1/4 ऑफ अर्थ की जितनी डायमीटर है उसकी 1/4 है। मून इज अ प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट विद अ डिफरेंशिएटेड रॉकी बॉडी, जिसकी बॉडी हमारी अर्थ से डिफरेंट है। मेन चीज़ ये याद रखना कि इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि मून के चारों ओर एयर नहीं है, और एयर नहीं है तो इस पर एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरा, मून पे हाइड्रोस्फीयर भी नहीं है, कोई भी ओशियंस या लेक नहीं है। अभी तक वाटर की प्रेजेंस हुई है, इस पर फाइंड किया कि इस पर वाटर तो प्रेजेंट है, और वो किसने? हमारे चंद्रयान मिशन ने किया था। और इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ठीक है तो बहुत लो है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं मान सकते हैं। और इसकी ग्रेविटी 1/6 है, जो अर्थ की ग्रेविटी है। अगर अर्थ पे किसी का वेट 60 kg है, ठीक है 60 kg, तो मून पे इसका 1/6 रह जाएगा, 10 kg याद रखना। ठीक है,
तो ये है क्योंकि इसकी ग्रेविटी हमारे से यहाँ से 1/6 है। अगर ग्रेविटी 1/6 है तो हम वहाँ पे जंप भी करेंगे तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ की कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में हम ज़्यादा जंप कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ठीक है। और उसका वेट देखो, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसकी ये क्या कहना चाह रहा है, छोड़ो, इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्मेशन देखो, द प्रिवेलिंग थ्योरी सजेस्ट दैट द मून फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। मार्स साइज ऑब्जेक्ट जिसको थिया कहा जाता है वो अर्थ से आके कोलाइड कर गया। जब अर्थ से कोलाइड करा तो उसका जो डेब्रिस था उसको वो बाद में इकट्ठा होकर क्या बनता है मून। जो अब किसी चीज़ को दो चीज़ों का कोलिजन होता है तो टुकड़े निकलेंगे बाहर, है ना, तो चीज़ें टूटेंगी और वो डेब्रिस जो क्रिएट हुआ है उसी से बाद में मून बना है, जिसकी डायमीटर तो क्या है ये 3474 किलोमीटर, ठीक है। और जिसका मास क्या है, जिसकी साइज क्या है अर्थ की 1/4 साइज है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इसकी डिस्टेंस कितनी है अर्थ से, तो कितनी है 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से इसकी डिस्टेंस ही है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण एयर नहीं होने के कारण एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वेदर कंडीशंस डेवलप नहीं होगी ऑब्वियसली, ठीक है। वेदर कंडीशंस डेवलप नहीं होगी, ना ही वहाँ पे वाटर है। वाटर मतलब जैसे लेक, ओशियंस, इस फॉर्म में वाटर नहीं है, बाकी वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ विंड और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी हमें पता है, ठीक है। ब्रीथेबल एयर भी नहीं है अगर वहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो, ठीक है। दूसरा लूनार टाइड्स, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, इसकी ग्रेविटी अर्थ से तो कम है, पर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जब कोई भी दो चीज़ यूनिवर्स के अंदर, कोई भी दो फिजिकल ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मास है तो उनके अंदर कैपेबिलिटी है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के अंदर मास है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा मास है और हमारे अंदर भी मास है, तो उससे अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है और हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। तो होता क्या है, यूजुअली अर्थ का मास ज़्यादा है तो वो हमें अट्रैक्ट करेगी, इसीलिए हम अर्थ के ऊपर चिपके हुए रहते हैं, यही है ग्रेविटेशन। इसी टाइप से अगर मून के अंदर मास है ऑब्वियसली तो मून भी अट्रैक्ट करेगा चीज़ों को। अर्थ का मास ज़्यादा है तो अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है और मून का अट्रैक्शन अर्थ पे चीज़ों पे भी लगता है, ठीक है। और उसी के कारण जब मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के अंदर टाइड्स को लाने में रिस्पॉन्सिबल है। कैसे कि जो अर्थ के अंदर वाटर है उसको अट्रैक्ट करता है मून अपनी तरफ, जिससे जो उसका लेवल है वो राइज हो जाता है, ठीक है। और जब मून रोटेट करके पीछे की अर्थ रोटेट हो जाती है तो वो मून अर्थ के पीछे की साइड चला जाता है तो वो ग्रेविटेशन वहाँ से हट जाता है, ठीक है। इस तरीके से मून हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है उनको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन द मून अर्थ एंड द सन क्रिएट्स 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। ध्यान रखना, एक दिन में 2 तो हाई टाइड्स आते हैं यानी जहाँ पानी का लेवल राइज हो जाएगा और 2 लो टाइड्स आएंगे जहाँ पानी का लेवल डाउन रहेगा, ठीक है। लूनार एक्सप्लोरेशन, several countries have sent mission to the moon to study its surface and gather scientific data। और अपोलो प्रोग्राम हमें पता भी है जिसमें कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने पहला, ऐसा कहा जाता है कि पहला ह्यूमन लैंडेड हुआ था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अपोलो 11 के थ्रू मून पे गया था। यानी मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना, उसके लिए मिशन भेजे हैं। आखिर जरूरत क्या है, देखो ये भी देखेंगे। मून लैंडिंग को हमें पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 के थ्रू 20 जुलाई 1969 को वहाँ पे पहली बार ह्यूमन की प्रेजेंस नासा ने अपनी कैपेबिलिटी शो करके वहाँ पे ह्यूमंस को भेजा, लैंड करवाया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, देखो एक्सप्लोरेशन मून इज सिग्निफिकेंट फॉर द सेवरल रीजन।
आखिर हम मून को एक्सप्लोर ही क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है? इतने पैसे खर्च करके हम सैटेलाइट बनाते हैं, स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं और वहाँ पे मून पे भेजते हैं, मून को मैप करते हैं, मून को देखना चाहते हैं, मून के अंदर क्या है, क्या उसकी सॉइल फॉर्मेशन कैसी है, उसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, ये चीज़ें हमने फाइंड की, हम फाइंड करना चाहते हैं वहाँ वाटर की प्रेजेंस है या नहीं है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्यों ज़रूरी है हमको मून को या अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनको एक्सप्लोर करने की? क्यों हम इतने पैसे उन पर ख़राब करते हैं? उनकी जगह हम क्यों डेवलपमेंट नहीं लाते, गरीबी दूर नहीं करते? क्यों? इसकी ज़रूरत क्या है? तो देखो, साइंटिफिक रिसर्च, इनका साइंटिफिक रिसर्च, इसको साइंटिफिक रिसर्च क्यों कर रहे हैं? देखो, द मून होल्ड्स वैल्यूएबल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। और हम यूँ कह सकते हैं यूनिवर्स। देखो, हमें अर्थ का कंपोजिशन तो पता है कि अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हमें मून का, मार्स का, वीनस का, इनका कंपोजिशन भी पता होगा, इनके अंदर भी कुछ दूसरे टाइप के मिनरल्स हैं जो अर्थ पे नहीं है, तो हम स्टडी कर पाएंगे यूनिवर्स को कि यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ है। और अगर यूनिवर्स का क्रिएशन के बारे में हमको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा, या फिर हमें डायरेक्शन मिल जाएगी कि कोई और नेचुरल बॉडी या फिर कोई और लाइफ कहीं पॉसिबल है या नहीं है। इन चीज़ों के बारे में हमें पता है, हमारा इवोल्यूशन, हम पैदा कैसे हुए, हम चीज़ें डेवलप कैसे हुई, अर्थ पे लाइफ कैसे आई, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें हमारे अर्थ के अलावा और भी जो सेलेस्टियल बॉडी है उनका अगर डेटा रहेगा तो हम बारीकियाँ समझ पाएंगे चीज़ों की। ठीक है, ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, मून अगर सर्व एज ए पोटेंशियल स्टेपिंग स्टोन फॉर द ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी आगे जाके फ्यूचर में अगर ह्यूमंस की कहीं प्रेजेंस होगी तो कहाँ मून पे हम प्रेजेंट हो पाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, उनसे चीज़ें कुछ ऐसी डेवलप कर पाएंगे जो अर्थ में रिसोर्सेज ना हो। ठीक है, इसलिए उसको एक्सप्लोर करना जरूरी है। देखो, रिसोर्सेज की पोटेंशियल है, स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और साथ ही साथ इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, यानी स्पेस साइंस का डेवलपमेंट आएगा। जैसे पुराने टाइम पे ईयरवेज नहीं हुआ करते थे, अब ईयर के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर टाइम में हम स्पेस पे ट्रैवल करना और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक है, मून की जो डिस्टेंस है हमारे लिए कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम नहीं होगी, एक्चुअली टाइम कम हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं आज यहाँ से दिल्ली जाएंगे, और इसको हम अगर बात करें 50 साल पहले, तो यहाँ से दिल्ली जाना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, अब वो टाइम कम हो गया, यानी दूरियाँ कम होती जाती है जैसे जैसे साइंस डेवलप होती है। तो इन चीज़ों को, ये बेनिफिट है अगर मून को हम एक्सप्लोर करते हैं या स्पेस साइंस को एक्सप्लोर करते हैं तो। ठीक है, अब हम हमारे मेन टाइप, देखो, इंस्पायरिंग नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करेगा कि डेवलपमेंट की तरफ जाए, और जो चीज़ें हम डिस्कवर करके रखेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन को डिस्कवर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ में प्लेनेटरी प्रोटेक्शन, ये अंडरस्टैंडिंग मून्स एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर प्लैनेटरी प्रोटेक्शन। कैसे? और कि अगर मून को हम स्टडी कर पाएंगे, उनके ग्रेविटेशन को, तो हमें ये पता रहेगा कि कौन से एस्ट्रॉइड है आसपास में, उनका क्या वो है, फिजिकल फीचर क्या है। अगर वो फ्यूचर में अगर अर्थ को स्ट्राइक करने वाले हैं तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि हमें मून और अर्थ इन दो चीज़ों का नॉलेज देगा। हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं या फिर उसको पहले ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये चीज़ें हम डेवलप कर पाएंगे। ओवरऑल कुल मिला के अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना है तो हमारे अर्थ के अलावा जो भी सेलेस्टियल बॉडी है उनको हमें रीड करना पड़ेगा, उनका डेटा गैदर करना पड़ेगा, उनके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, उनका पता करना पड़ेगा कि उनका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो ये सब बात है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। अब हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं, चंद्रयान मिशन। इसके बारे में जो फैक्चुअल डेटा है वो गैदर करेंगे हम। देखो, चंद्रयान, चंद्रमा पे भेजा जाने वाला यान, यानी मून मिशन। हमने इंडिया की जो मून मिशन है उनको इसरो ने नाम क्या दिया है, या फिर हम बोले इंडियन गवर्नमेंट ने नाम क्या दिया है, चंद्रयान। तो चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो चंद्रयान क्या है, लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन है, प्रोग्राम है, जो किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, इसरो के द्वारा। एम क्या है, एक्सप्लोरिंग द मून एंड इट्स रिसोर्सेज एंड गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, स्टडिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मून, अलग अलग तरीके, जैसे इंक्लूडिंग सरफेस, उसका सरफेस कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, मिनरल कौन से हैं उसके अंदर, वाटर की प्रेजेंस है या नहीं है, और है तो कैसे हम उसको यूटिलाइज करेंगे, और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, तो ये जो इसके लिए, इन मून को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे लिए जो चंद्रयान मिशन है वो एक क्रूशियल है, एडवांसिंग द इंडिया स्पेस कैपेबिलिटी। साथ ही साथ अगर हम मून को एक्सप्लोर करेंगे, हम मून पर लैंड कर जाएंगे तो हमारी भी कैपेबिलिटी बढ़ेगी ना, इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, लोगों की दुनिया के सामने कि इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो मून पर लैंड कर सकता है, ह्यूमंस को भेज सकता है। इससे हमारे स्पेस प्रोग्राम को फंड मिलेगा। ठीक है, दूसरी जो स्मॉल कंट्रीज है वो हमसे सैटेलाइट लॉन्च करवाएगी, वो हमसे उनके मिशंस को कैरी आउट करवाएगी। ठीक है, तो ये भी एक हमारे
प्रॉफिटेबल थिंग होगी हमारे लिए। ठीक है, तो चंद्रयान फर्स्ट डेटा क्या है, फैक्चुअल डेटा एक तो ये याद रखना है कि कब लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 22, 2008। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि चंद्रयान फर्स्ट के बारे में ये याद रखना, और ये न्यूज़ में है चंद्रयान थर्ड, तो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड से कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो पहला कि 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये एक पोलर सैटेलाइट व्हीकल्स के द्वारा PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक्टिव 2009 तक था, यानी एक साल ये एक्टिव रहा लगभग। ठीक है, इसके बाद में बात करें पेलोड्स, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं लगा देता हूँ। देखो तुमको चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि क्या पेलोड क्या होता है, कि वो जो सैटेलाइट जो भेजा गया है मून को एक्सप्लोर करने के लिए उस पर क्या क्या अटैच्ड है। ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करना। मून मिनरोलॉजी मैपर, ऐसा चीज़, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मिनरल्स को मैप कर लेगा। कैमरा, ऐसा कैमरा नहीं जिससे हम फोटो खींच सकते, दूसरे टाइप का कैमरा जो रिसोर्सेज को, मिनरल्स को कैप्चर कर सकता है, उनके फोटोज, उनके जो भी टेम्परेचर है उनके अकॉर्डिंग उनको ऊपर से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा मिनरल है। ठीक है, दूसरा मिनी सिंथेटिक एपरेटस रडार, एक ऐसे रडार जो उसको स्कैन करेगी उसकी टोपोग्राफी को। ठीक है, चंद्रयान इमेजिंग मैपिंग एक्सरे, एक एक्सरे इंस्ट्रूमेंट जो उसको मैप करेगा, उसको सरफेस को स्टडी करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो टेरेन मैपिंग कैमरा, एक ऐसा कैमरा जो उसके टेरेन को देखेगा, ऊपर के सरफेस का पता लगाएगा कहाँ पहाड़ है, कहाँ वैली रहेगी। तो ये पेलोड होते हैं, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पर ये तुम चीज़ों को समझो कि कैसे चीज़ें क्या क्या उन पर लगा के भेजते हैं, क्या क्या स्टडी करने के लिए। ठीक है, मेन काम ये है कि डिस्कवरी ऑफ वाटर आइस, मून के साउथ पोल पे आइस की प्रेजेंस है, ये चंद्रयान मिशन ने ही बताया था हमको। और यही वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को मून पे वाटर होने की प्रेजेंस को हमने प्रूफ के साथ यहाँ शो किया था, और वो इसीलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है चंद्रयान फर्स्ट की। और जब हमें ऐसी सक्सेस मिली है जिस चीज़ को नासा भी डिस्कवर नहीं कर पाया, तो इसरो ने डिस्कवर किया, तो ये हमें इंस्पायर करता है और मिशन भेजने के लिए। ठीक है, और मून के मैप को, मून के सरफेस को मैप किया साथ में इसने। ठीक है, तो चंद्रयान फर्स्ट के बारे में 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, और मेन डिस्कवरी इसके बारे में क्या थी, इसरो ने ये पता लगाया कि मून के साउथ पोल पे वाटर आइस की प्रेजेंस है। ठीक है, फिर चंद्रयान 2 मिशन, ये तो हमें याद भी है क्योंकि जुलाई 2019 में इसको भेजा गया था अभी रिसेंटली, और इसमें हमने जो पहले वाला चंद्रयान फर्स्ट था उससे ज़्यादा एडवांस वर्जन भेजा, जिसके कैमरा ज़्यादा स्टेबल थे, ज़्यादा रिजोल्यूशन था, जिनका ज़्यादा पेलोड्स ज़्यादा लगा के भेजे, जो और चीज़ों को क्या कर पाए, डिस्कवर कर पाए। इसके साथ में ये करंटली एक्टिव है। देखो हम बोलते हैं चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया, एक्चुअल में फेल नहीं हुआ। देखो अर्थ से मिशन भेजा, मून पे वो पहुंच गया, बस वहाँ से और जो पेलोड थे जिनको लैंड करना था मून पे, वो लैंड नहीं कर पाए थे। जिनका नाम क्या था, एक तो लैंडर, विक्रम लैंडर, जिसका नाम था विक्रम, उसको लैंड करना था, सॉफ्ट लैंडिंग, यानी आराम से वो धीरे से उस पर लैंड करता नहीं हो पाया, क्रैश लैंड कर पाया मून के सरफेस पे, इसलिए ये एक्टिव नहीं है। दूसरा, उस लैंडर के अंदर एक रोवर था, यानी एक गाड़ी थी 4 पहियों की 6 पहियों की, जो उस पे मून पे घूमती और उसकी अलग अलग जगह के सैंपल लेती। तो वो लैंडर ही जब क्रैश हो गया तो उसके साथ में ये रोवर भी क्रैश हो गया था। तो क्वेश्चन आपके ये आ सकता है कि पिछले मिशन में हमने जो चंद्रयान 2 था उसमें एक लैंडर एक रोवर भेजा था, उनका नाम बताओ। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्ट लैंडिंग, हम वहाँ पहली बार किसी सेलेस्टियल बॉडी पे लैंड करने वाले थे, हम जो सॉफ्ट लैंडिंग होती है वो करने वाले थे, वो क्रैश लैंडिंग हुई, सॉफ्ट नहीं हो पाई, क्रैश कर गए हम, तो वो पार्ट फेलियर रहा। बाकी जो ऑर्बिटर है, मैंने बताया था ऑर्बिटर क्या होता है, जो उसके चारों ओर ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, तो वो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट तो अभी भी उसके चारों ओर घूम रही है, उसको स्टडी कर रही है। ठीक है, अब हमने वापस लैंडिंग करवाने की मेजर अचीवमेंट किया, सक्सेसफुल लॉन्च द इंसर्शन ऑफ स्पेसक्राफ्ट इनटू द लूनर ऑर्बिट, मून के ऑर्बिट में भेज दिया। लैंडर अटेम्प्ट ए सॉफ्ट लैंडिंग बट कम्युनिकेशन विद द लैंडर वाज लॉस्ट ड्यूरिंग द डिसेंडेंट फेज। जब वो उतर रहा था उस फेज में उसके साथ कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया, तो फिर बाद में उसको ऑटोमेटिक वो लैंड नहीं कर पाया। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा चंद्रयान 3 जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। ठीक है, तो मैं तुमको एक बात ये पूछना चाहता हूँ, करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है कि बताओ चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। दूसरा, ये अगले महीने अगस्त में पहुंचेगा, तो कौन सी डेट को वहाँ पे ये पहुँच जाएगा। वैसे ये एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है,
ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि अगर तुमने पढ़ा है तो तुमको पता है क्या कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर अगर चंद्रयान की कहीं भी तुमने क्लास सुनी है, बात तो सुनी है ऑब्वियसली कि चंद्रयान लॉन्च हो गया, तो कब लॉन्च हुआ है और कब वहाँ पे पहुँचेगा मून पे, ये है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ है ये, श्रीहरिकोटा से, और दोबारा हमने देखो लैंडर और रोवर वापस भेजे हैं। ठीक है, और उस पर वापस लैंड करवाने की कोशिश की जाएगी। अब उस चंद्रयान 3 में क्या क्या है देखो, प्रोपल्सन मॉड्यूल जो उसको प्रोपल्सन प्रोवाइड करेगा, यानी यहाँ से दूर भेजने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रोपल्सन। ठीक है, प्रोपल्सन जाएगा, उसके साथ में वहाँ पे रोवर भी है और एक लैंडर मॉड्यूल भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो वापस हम हमारी कैपेबिलिटी को, कौन सी कैपेबिलिटी, सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटी को डिस्प्ले करना चाहेंगे वर्ल्ड के सामने। अब की बार अगर वो लैंड कर जाता है तो हम भी कैपेबल है कि हम मून पे किसी चीज को लैंड करवा सकते हैं, ये हमारी कैपेबिलिटी हो जाएगी इसरो की। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसके बाद में देखो, इसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, हम चीज़ों को समझने के लिए मैंने ये स्लाइड डाली है। देखो ये है हमारा चंद्रयान 3। ठीक है, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, पूरा मॉड्यूल जिसके पार्ट है अलग अलग, 1 2 ये 3 पार्ट। ये तो क्या है, लैंडर, ये अलग हो जाएगा। ये देखो ये वाला जो मॉड्यूल है प्रोपल्सन मॉड्यूल है। ठीक है, ये उसको रोटेट करवाने में या फिर आगे मूव करवाने में हेल्प करेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद में ये इसका लैंडर मॉड्यूल है जो मून पे लैंड करेगा। ये तो कहाँ रह जाएगा, ऑर्बिट में, मून की ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता रहेगा। ठीक है, और ये उससे डिकेज हो जाएगा, अलग होके कहाँ पे जाएगा, मून के सरफेस पे। जैसे मान लो ये मून है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से हमने उसको भेजना स्टार्ट किया है, ऐसे जा रहा है वो, और जैसे इसके ग्रेविटेशन में आएगा वो इसकी चारों ओर रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज होगा कि जब मून के ऑर्बिट में वो प्लेस हो जाएगा। अब ये ऑर्बिट में से घूमता रहेगा मून के में, फिर इससे डिटेच होगा ये लैंडर मॉड्यूल, इससे अलग हो जाएगा और वो ऐसे करके उस पर लैंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये लैंडर मॉड्यूल होगा, बस इस लैंडर से ही ये निकलेगा रोवर। ठीक है, जो बाद में ओपन होके इस पे ये सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सोलर एनर्जी को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी में बन के इसको मूव करवाने में हेल्प करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है। ठीक है, और ये हमारी वो है कि कैसे जाएगा। हमने देखो एक तो नासा है, हमारा जो मिशन होते हैं वो एकदम चीफ या फिर इकोनॉमिकल क्यों होते हैं, है ना, क्योंकि हम ग्लोबल तरीके से उनको डिजाइन करते हैं। देखो हमने क्या किया है, हमने यहाँ से मून, पेन चेंज कर देता हूँ, अर्थ से यहाँ रॉकेट भेजे और सीधा मून पे भेजा और उसकी ऑर्बिट में प्लेस करके यहाँ उसको लैंड करवा दिया। ऐसा भी कर सकते थे, पर इसमें डायरेक्टली उसको जाने में यहाँ फ्यूल चाहिए होगा। ठीक है, और उस फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए हमने फ्यूल न डाल के अर्थ के ग्रेविटेशन को काम में लेंगे। हम पहले अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस करेंगे तो वो अर्थ के चारों अर्थ के ग्रेविटेशन के घूमेगा, फिर यहाँ पे उसको एक बार प्रोपल्सन देंगे, स्पीड देंगे, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसकी ऑर्बिट बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे यहाँ आएगा उसको प्रोपल्सन देंगे, उसको स्पीड देंगे, और जब वो एक स्पीड पे ऐसा आ जाएगा और उसका एंगल इतना हो जाएगा कि वो मून की डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से वो मून की डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से अब मून का ग्रेविटेशन उस पर वर्क करने लग जाएगा और उसकी स्पीड को फिर हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे और ये मून की ऑर्बिट में प्लेस हो जाएगा, फिर मून के चारों ओर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बच्चा RIMC में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। फिर जब ये मून की ऑर्बिट में प्लेस हो जाएगा तो मून के चारों ओर रोटेट करता रहेगा, फिर उससे लैंडर डिटेच होके लैंड कर जाएगा। ठीक है, मून के सरफेस। ठीक है, तो ये चंद्रयान मिशन का प्लान है। वी होप गुड फॉर्चून और वी विश कि हमारी सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ पे अब की बार एकदम सक्सेसफुल हो, हम यही विश करते हैं ताकि इसरो की कैपेबिलिटीज बढ़े। ठीक है, तो ये मेरा समझाने की चीज़ें थी यहाँ पे। इसके क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज द चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च, बताइए चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। तो हमारा आंसर क्या गया? 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि What was one of the major objective of the Chandrayaan first? Chandrayaan first का ऑब्जेक्टिव क्या है? Investigating the atmosphere of Venus? Obviously not. Exploring the lunar surface? Yes. Search for the water on Mars? No. And study the Martial surface. Martial मतलब मार्स का, मार्स का सरफेस एक्सप्लोर करना? नो, सीधा सा है। मून का सरफेस एक्सप्लोर करना?
हाँ, व्हाट वाज द मेजर अचीवमेंट मेड बाय द चंद्रयान फर्स्ट का मेजर अचीवमेंट क्या था? डिस्कवरी ऑफ वाटर आइस ऑन द मून, यस। कंफर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी अर्थ के अलावा कहीं लाइफ है, ये पोजीशन को डिस्कवर करना, नहीं। सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द रोवर ऑन द मून, नहीं। हमने फर्स्ट में थोड़ी भेजा था रोवर, नहीं, सेकंड में भेजा था। और डिटेक्शन ऑफ एन एटमॉस्फेयर ऑन मून, इसको डिटेक्ट करना, नहीं, ये भी नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? मून पे वाटर की प्रेजेंस को डिस्कवर किया, ये उसका मेजर अचीवमेंट्स था। ठीक है। व्हेन वाज द चंद्रयान 2 लॉन्च्ड? बताओ, 2019 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान, सितंबर 7 2019 या जुलाई 22 19? बताओ, ये तो तुम्हें पता है 2019, ये तो याद हो जाएगा तुमको। देखो कि 2008 चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड 2019 और थर्ड 2013। ठीक है, ये तो तुम्हें याद आ जाएगा। अब डेट भी याद करना सीखो, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द लैंडिंग अटेम्प्ट ऑफ चंद्रयान सेकंड लैंडर। क्या हुआ? सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुई? नहीं। कम्युनिकेशन विद द लैंडर वाज लॉस्ट, यस। लैंडिंग ऑन द डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडी, दूसरी बॉडी पे हम लैंड करके गए थे क्या? मून पे भेजा था, दूसरी जगह लैंड करके? नहीं। ठीक है। लैंडर क्रेश लैंडेड ऑन द मून सरफेस, ये भी सही है। लैंडर जो था हमारा क्रेश लैंड कर गया ऑन द मून सरफेस। तो यहाँ देखो कम्युनिकेशन पूछ क्या रहा है? व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द लैंडिंग, जो लैंडिंग हो रही थी उसके दौरान क्या हुआ? मेन चीज क्या हुई थी? कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, और उसके कारण क्रेश लैंड कर गया। ठीक है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मून? मून क्या एक प्लेनेट? नो। स्टार? नो। ए नेचुरल सैटेलाइट? यस। और एक कॉमेट? नो। ठीक है। What causes the phases of moon? मून के फेजेस किस कारण होते हैं? मून को देखा होगा हमने, पहले छोटा रहता है, फिर पूरा बड़ा होता होता लास्ट में पूरा मून दिखने लग जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा गायब होने लग जाता है, क्रिस्चियन फेज दिखता है, फिर मून गायब हो जाता है, अमावस्या और पूर्णिमा आती है जिससे। ठीक है। तो किसके कारण होता है? चेंजिंग इन द मून साइज, मून की साइज चेंज होती है क्या? नहीं। चेंजिंग इन द मून शेप, मून की शेप चेंज होती है क्या? चेंजिंग इन द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, और चेंजिंग इन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द मून। ठीक है। अब किसके कारण ये होता है? तो देखो, साइज उसकी चेंज नहीं होगी, शेप उसकी चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस अर्थ से चेंज नहीं होगी, होती है पर इतना कंसिडरेबल अमाउंट में चेंज नहीं होती, या फिर उसकी अर्थ से डिस्टेंस चेंज होने के कारण फेजेस नहीं आते। एक्चुअली में होता क्या है? सनलाइट जो उस पे रिसीव होती है उसके कारण आता है। जैसे देखो, ये अर्थ है, ये मून है, और ये सन इधर है। तो सन की सनलाइट इस पोर्शन को कवर करेगी तो हमें आधा मून दिखेगा। जब मून यहाँ होगा तो सन की सनलाइट पूरे मून को कवर करेगी तो हमें पूरा मून दिखेगा। यहाँ होगा तो वापस आधा मून दिखेगा, यहाँ होगा तो सन की सनलाइट यहाँ आ रही है और मून हमें दिख ही नहीं रहा उसमें। क्यों? क्योंकि सन इसकी सन के सामने आ रहा है, और अर्थ से, और यहाँ क्या है? अगर सन इधर है तो अर्थ की इस पोर्शन पे क्या है? डे। तो इधर वाले लोगों को मून दिखेगा क्या? रात को नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ होता है तो मून दिखता नहीं है। ठीक है। तो यही फेजेस होते हैं जो मून के फेजेस क्रिएट करता है सनलाइट के वजह से। द मून्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ इज रिस्पांसिबल फॉर द कॉजेज ऑफ सोलर एक्लिप्स। नहीं, इसके ग्रेविटेशन से सोलर एक्लिप्स थोड़ी होता है। टाइड्स? यस। अर्थक्वेक्स नहीं आते, रेनफॉल नहीं आती, इनको इन्फ्लुएंस नहीं करता। ठीक है। द मून सरफेस इज कवर्ड विद सैंड, सॉइल, रॉक्स एंड क्रेटर्स। क्रेटर्स मतलब गड्ढे। यस, ये इससे ग्रेस। ग्रास तो है ही नहीं, ग्रास और ट्रीज तो। सॉइल है, सैंड है, मेनली क्या है? रॉक्स है। ठीक है। और रॉक्स बाद में जाकर सैंड और सॉइल में कन्वर्ट होती है धीरे धीरे पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। विच मिशन सक्सेसफुली लैंडेड ह्यूमन ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा मिशन था जिसने मून पे ह्यूमंस को लैंड करवाया? तो उसका नाम था अपोलो 11। ठीक है। वॉयेजर फर्स्ट कौन सा है? अभी जो मैंने कल बताया था, वॉयेजर फर्स्ट है, सोलर सिस्टम को पार कर गया है। चंद्रयान फर्स्ट इंडिया का था, जिसमें केवल ऑर्बिटर था। और मार्स पाथफाइंडर, नाम ही मार्स है, तो मून पे नहीं जाएगा। ठीक है। द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंपेयर टू द अर्थ ग्रेविटेशनल वीकर। वीक है क्या, या स्ट्रॉन्ग है, इक्वल है, या नॉन एग्जिस्टेंस? यानी ये पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता क्या? करता है, गलत है ये। अर्थ के इक्वल है क्या? नहीं। अर्थ से स्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं। अर्थ से वीक है, 160 है अर्थ का। ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और इन्फॉर्मेशन यही है, कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन पेज ज्वाइन करना चाहता है तो वेबसाइट पे या फिर हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे ज्वाइन कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। हम आगे
के सीरीज ऑफ लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे कि हमारी सीरीज चल रही थी फर्स्ट इन इंडिया, बीच में ये टॉपिक आ गया करंट में, ये न्यूज़ में था, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं क्वेश्चन पुटअप कर दूंगा किस फॉर्म में, यूट्यूब पे, तो आप उनको अटेम्प्ट करना, उसमें डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, तो आज की क्लास में यही करते हैं और हमारी जो फर्स्ट इन इंडिया की सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड फीमेल को कंटिन्यू करके फिर आगे प्रोसीड कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि पहले पॉलिटी, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी किसी के लेक्चर बनाए तो प्लीज़ सजेस्ट करें हमें, हम उसी को पहले स्टार्ट कर देंगे, नहीं फिर मैं मेरे हिसाब से स्टार्ट करूँगा। अगर आपको पहले कुछ पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा कि सर पॉलिटी स्टार्ट कर दो या फिर हिस्ट्री स्टार्ट कर दो, साइंस के जो फिजिक्स केमिस्ट्री उनको स्टार्ट कर दो, हम उसी डायरेक्शन में क्लासेस को फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, और आरएमसी के हिसाब से हम ये जो क्लासेस बन रही है इंटीग्रेटेड क्लासेस बन रही है, 6th लेवल की भी और आरएमसी लेवल के भी जीके है इसमें और 9th लेवल का भी जीके है। हम चीज़ों को कंसेप्चुलाइज कराना चाहते हैं, फैक्ट्स भी डालते हैं ताकि तीनों बच्चे एक साथ कवर कर सकें इन चीज़ों को। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड बाय। Sainik School and Military Schools offline and online courses are available at minimal cost. Jai Hind.